नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल शूटआउट मामला और मामले में ठाकुर और गब्बर की एंट्री हुई है। अतीक के वकील के खुलासे से ये सनसनी सामने आई है। वकील सौलत हनीफ से जो खुलासा किया है उसके बाद से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीक के कुनबे का ही सदस्य है ठाकुर, जिसका जिक्र इस खुलासे में किया गया है। तो उमेश पाल शूटआउट ये मामला जिसमें अतीक के वकील ने जो खुलासे किए हैं उसमें कई सनसनीखेज खुलासे ये सामने आए हैं। ठाकुर और गब्बर की एंट्री इसमें ये हुई है और अतीक के वकील ने जो खुलासा किया है और अब इस पूरे मामले में पूछताछ ये की जा रही है। बहुत सख्ती से पूछताछ हो रही है। तो अतीक के कुनबे का ही सदस्य ये ठाकुर बताया जा रहा है, जिसका जिक्र ये किया गया है, जिसका नाम सामने आया है ठाकुर और गब्बर। मामले में ठाकुर और गब्बर की जो एंट्री हुई है, अब पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। तो अतीक के जो वकील हैं उन्होंने इसका खुलासा किया है और जिन नाम का जिक्र किया गया, बताया जा रहा है कि अतीक के कुनबे का ही सदस्य है ठाकुर, जिसका जिक्र किया गया है। ठाकुर और गब्बर ये दो नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले में और अतीक के वकील ने इन नामों का जिक्र किया है, नामों का खुलासा किया है। फिलहाल अब पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पूछताछ इसमें की जा रही है। और जो ये दो नाम सामने आए हैं इसमें बताया जा रहा है कि अतीक के कुनबे का ही सदस्य है ठाकुर, जिसका नाम ये सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो अपडेट इसमें अब तक सामने आई है, ये दो बड़े नाम इसमें सामने आए हैं। उमेश पाल शूटआउट मामला और इसमें दो नाम ठाकुर और गब्बर, जिनकी एंट्री इस मामले में हुई है। अतीक के वकील उन्होंने ये बातें रखी हैं सामने, जिसमें दो नामों का जिक्र उन्होंने किया है और बताया जा रहा है कि अतीक के कुनबे का ही सदस्य है ठाकुर। ये सनसनीखेज खुलासा अतीक के वकील ने किया है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। फिलहाल जो बड़ी अपडेट इसमें आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन अब जो खुलासा इसमें हुआ है अतीक के वकील की तरफ से, इसमें दो नामों का जिक्र हुआ है, ठाकुर और गब्बर, और बताया जा रहा है कि अतीक के कुनबे का ही सदस्य है ठाकुर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, फिलहाल जो बड़ा खुलासा हुआ है अतीक के वकील की तरफ से, ठाकुर और गब्बर इन दो नामों का जिक्र किया गया है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी सचिन, बता दें जिस तरह से अतीक के वकील खान सौलत हनीफ को रिमांड पर लिया गया था, जिसके बाद पूछताछ में ये सामने आया अतीक के जो चौथे नंबर का बेटा है नाबालिग आजम, उसने ही क्लाउड आईडी बनाई थी, जो कि अतीक की बड़े के नाम से और अशरफ की छोटे नाम से और एडवोकेट 007 के नाम से बनाई थी, खान सौलत हनीफ की आईडी। तो साथ ही खुद की आईडी ठाकुर के नाम से बनाई थी, क्योंकि वो शोले फिल्म से काफी प्रभावित था और वो उमेश पाल को गब्बर के नाम से बुलाया करता था। और ऐसे में जो क्लाउड आईडी है और सारी चीज उसी की बनाई हुई थी, जिसके बाद और रही बात करी जाए कि इन्होंने आईडी जो बनाई और ठाकुर के बारे में जो सारी जानकारी है, खान सौलत हनीफ ने पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी दी है। बिल्कुल आमिर, लेकिन जब जिस तरह से खुलासा किया गया है अतीक के वकील की तरफ से और आप बता रहे हैं कि इस फिल्म से काफी इंस्पायर्ड था जिस वजह से ये आईडी बनाई गई थी, अब किस एंगल से पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है? ये बता दें क्योंकि अतीक का बेटा जो चौथे नंबर का आजम है वो नाबालिग है और नाबालिग होने की वजह से ये भी माना जा रहा है कि अब अतीक परिवार के चौथे सदस्य पर भी कार्रवाई हो सकती है और पुलिस जो है उस पर भी नकेल कर सकती है। फिलहाल वो बाल संरक्षण गृह में है इस मौजूदा समय में। ठीक है, चलिए आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। दो नाम जिनकी एंट्री हुई है ठाकुर और गब्बर। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरह से आमिर ने बताया, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है कि जो आईडी बनाई गई थी, अब पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कर्नाटक वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार भी किया है। और इस दौरान सीएम योगी ने चिंगमलपुर से लेकर कोप्पा और उदुपी के चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान आपको बता दें कि चिमंगलूर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, वे पीएफआई जैसे संगठनों को
उन्मुक्त कर समाज विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के लिए समर्पित बजरंग दल को बैन करने की वो बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने की बात कर कांग्रेस हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया हो और कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है। हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। मतदान से पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत अपने प्रत्याशियों को जिताने में झोंकती भी नजर आ रही है और ऐसे में दूसरे चरण में होने वाले 38 जिलों के मतदान में शामिल जनपद कानपुर देहात में 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कानपुर देहात की झिंझक नगर पालिका में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशी अमित तिवारी की जनसभा में पहुंचकर जनता को संबोधित किया और मतदान की अपील की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी पहले चरण में कमल खिला चुकी है और अब दूसरे चरण में भी कमल खिलने जा रहा है। चरण में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये गरीब का भला चाहते हैं, ना किसान और मजदूर का भला चाहते हैं, ना नौजवानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, ना महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है और हम आप सबके माध्यम से भी जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहते हैं। उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और जो अपेक्षा के अनुसार वो कमल खिलाएंगे उससे अच्छा करके नगर निकायों के माध्यम से भी हम दिखाएंगे और जनता ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लगातार बूथ कैप्चरिंग कर रही है बीजेपी और शासन से मिलकर कर रही है। एडवांस में चुनाव में पराजय की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं वो कि हारने के बाद क्या बोलेंगे तो कहेंगे बूथ में कब्जा करा लिया। अगर वो जीत जाए कहीं चुनाव तो कहें कि भाजपा की हवा खराब है और हार जाए तो कह दें कि ईवीएम खराब हो गई है या ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है, बूथ पर कब्जा हुआ है। तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों हार मान चुके हैं, एडवांस में अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। और निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टियां अपना पूरा दम लगाकर प्रचार प्रसार में जुटी है और इन्हीं में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इटावा पहुंचे हैं। यहां पर डिप्टी सीएम ने भरथना निकाय चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट दें। हम लोग बचपन से ही भरथना में आते जाते रहते हैं, मेरा भरथना से पुराना रिश्ता है। संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग कमल खिला रहे हैं। लोगों को कानून का राज पसंद है, लोगों को माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं पसंद है और यहाँ चीज ढंग से बड़ी संख्या में लोगों ने इस जनसभा में भाग लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इटावा की सभी सीटों पर भरथना समेत कमल खिलेगा, प्रचंड बहुमत से खिलेगा। आपको पता है कि ये कब होता है? ये तब होता है जब चुनाव हम हार रहे होते हैं, तब तरह तरह के आरोप लगाते हैं और लखनऊ से बैठकर लगाते हैं। हम लोग गांव गली में घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं और वो लोग अपनी वातानुकूलित कक्षों से ही बाहर नहीं निकले हैं और जनता सब देख रही है। निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
और वह बीजेपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार के रखा हुआ है, जिसमें कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी हमीरपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान नंद गोपाल नंदी ने कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है, गुंडे माफिया बाप बाप चिल्ला रहे हैं, इसलिए इस बात की जरूरत है कि बीजेपी को वोट देकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए। मैंने जो आपके बीच में बताया कि कांग्रेस की सरकार में कहते थे 1 रुपया भेजे तो 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। सपा बसपा की सरकारों में क्या होता था आपको बताने की जरूरत है क्या? एक बार सपा आई, एक बार बसपा, एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार बसपा, एक बार सपा। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो दलित बस्ती में काम बंद हो जाता था। दलित बस्ती में काम बंद हो जाता था, बोले यादव बस्ती में काम होगा। और जब बसपा की सरकार आई तो बोले यादव बस्ती में काम बंद होगा, केवल दलित बस्ती में काम होगा। सपा की सरकार में जब नौकरी आती थी, चाहे पुलिस की नौकरी आए, चाहे वीडियो की नौकरी आए, चाहे लेखपाल की नौकरी आए, चाहे खाद्य निरीक्षक की नौकरी आए, हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं। कोई अपना खेत गिरवी रखता था, कोई अपना मकान गिरवी रखता था, कोई कर्जा लेकर के दलाल को देता था कि मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो। और वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे हैं। संजय सिंह मेयर चेयरमैन के समर्थन में प्रचार उन्होंने किया। इस दौरान संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और मोदी और योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता के लिए नहीं, अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर भी संजय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक जांच शुरू नहीं की है। एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 43,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में कालाधन रूट किया गया। पूरी पार्लियामेंट में जेपीसी की हम मांग करते रहे। कितनी बार आवाज उठाई, सारे लोगों ने बता दीजिए आप ईमानदारी से कितना चैनल पे आपने डिबेट किया उस पर। तो इसलिए नॉन इश्यू को इश्यू बनाना है। मुद्दा अडानी है, मुद्दा जेपीसी है, मुद्दा इस समय जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का, वो है। उससे ध्यान भटकाने के लिए नई नई संविधान से चलता है तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खारिज कर दिया। देखिए ऐसा है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री गए, हमारे 2 मंत्री गए। जब वहाँ खिलाड़ियों ने कहा हमें रात में दिक्कत होती है, बारिश हो रही है, तो चारपाई चला गया, वो अपराध है? आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे कोई अपराध कर दिया हमने। मतलब क्या खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, जिन बेटियों को ओलंपिक मिला तो आप अपने घर पे उनकी फोटो लगा रहे थे, अब आप मुझसे कह रहे हैं कि चारपाई देने का आरोप है? ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो बहुत ही गलत बात है। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी एक के बाद एक लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और इसी खबर ये भी आ रही है कि सीएम योगी कल बदायूं में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं और जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि ये जनसभा 11 बजे इस्लामिया इंटर कॉलेज में की जाएगी। देखिए, जो कल का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का नियत है, उसके लिए हेलीपैड, मार्ग व्यवस्था, जो रूट पर व्यवस्थाएं करनी है, और कार्यक्रम स्थल, इसमें सुरक्षा की दृष्टि से जो भी जितने भी दिशा निर्देश है, पहले की जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप हम लोग व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। और कार्यक्रम स्थल और सभी जगह पर कोशिश की जा रही है कि जो मानक सुरक्षा है वो लगातार और यथा निर्देश हमेशा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की ब्रीफिंग, उनके द्वारा रिहर्सल किया जाना, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा में हमारे पास पीएससी, 2 कंपनी पीएससी और हमें बाहर से गस्टेड ऑफिसर्स भी मिले हैं, 5 एडिशनल एसपीज, 12 डीएसपीज। और एक तरफ फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी की यूपी इकाई की प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने 100 लड़कियों को फिल्म दिखाकर बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया है। और इसके साथ ही अभिजात मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लव जिहाद से बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए यह फिल्म देखना बेहद जरूरी है।
देखिए, केरल फाइल्स जो है वो समाज में एक प्रकार की बड़ी दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों को गुमराह करके उनको प्रेम प्रसंग के जालों में फंसा करके, और जिसे एक लव जिहाद का नाम दिया गया है, तो लव जिहाद के माध्यम से उन बच्चियों के जीवन को नरक बना देते हैं। उनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका शोषण चलता है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको धीरे धीरे करके और अन्य देशों में भेज करके उनको आत्मघाती बना देना या उनको राष्ट्र विरोधी बना देना, इस प्रकार की प्रवृत्तियां करने वाले दूषित मानसिकता के जो लोग हैं, उनके बारे में उस फिल्म में बताया गया है। मुझे लगता है देश के सभी माँ बाप को अपनी बच्चों को दिखाने की आज आवश्यकता है कि इस प्रकार के लोगों से बच के रहें। और द केरला स्टोरी फिल्म 5 मई को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसको लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं हिंदू संगठन इस फिल्म पर पुरजोर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस क्रम में शनिवार को मेहर सिनेमा में योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों ने द केरला स्टोरी फिल्म को देखा है और वहीं देखने वाले दर्शकों का चंदन तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन भी किया गया। फिल्म देखने के बाद संगठन पदाधिकारियों और दूसरे दर्शकों का गुस्सा इस पर भड़क गया है और मेहर सिनेमा के गेट पर जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी गई। ये सर्वप्रथम परिचय की दृष्टि से अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड। ये मेहर टॉकीज है, यहाँ पर हम आए हुए हैं बालूगंज आगरा में द केरला स्टोरी देखने के लिए। संगठन की पूरी टीम आई हुई है, सभी दर्शकों ने ये पिक्चर देखी, सारी टीम ने हमारी ने ये पिक्चर देखी है। पिक्चर को देखकर ऐसा लगा कि भारत एक बहुत बड़े खतरे में है, जिसे समझने की आवश्यकता है। इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद के तहत इस भारत में किस प्रकार एक बहुत बड़ा जिहाद का जाल फैलाया गया है हिंदुओं को समाप्त करने के लिए और भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि 57 से अधिक देश आज इस्लामिक देश बन चुके हैं और इसी कड़ी में भारत में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इनका चल रहा है जिहादियों का कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाओ, उनका धर्मांतरण करो, उनका निकाह करो और उनको सीरिया में ले जाकर आतंकवादी बना दो और उनको सिर्फ अपने जिस्म की हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करो या उनको बम लगाकर जो है धमाके करवाओ। हमें काफिर कहा जाता है, हिंदुओं को काफिर बताया जा रहा है। हम काफिर नहीं है, हमें महाराणा प्रताप की संतान है, छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान है। हिंदू सांप्रदायिकता का नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। अगर हिंदू अपनी पर आ गया तो इसे जिहाद को नक्शे से मिटा देंगे। पिक्चर हमने देखी है किस प्रकार लड़कियों के साथ क्रूरता हो रही है, किस प्रकार हमारी बहन बेटियों के साथ में एक घिनौना कृत्य किया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों को ये पिक्चर देखनी चाहिए और जागरूक होना चाहिए। भाईचारे का जो दिमाग में जो कीड़ा घुसा हुआ है ना, इसे निकाल दे हिंदू। और लखनऊ में सुपर स्पोर्ट्स सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर विक्की गुप्ता ने बताया कि पत्रकार सुभाष मिश्रा की याद में 7 और 8 मई को फुटबॉल मैच ये खेला जाएगा, जो कि किला मॉर्टिनियर ग्राउंड में आयोजित ये किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस फुटबॉल मैच के आयोजन में मुख्य परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहेंगे। ये सुभाष मिश्रा जी हमारे एक फाउंडर हैं सुपर स्पोर्ट्स सोसाइटी के। उनके लिए उनके मेमोरियल में ये 7 साइड नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोग करा रहे हैं लामार्टिनियर ग्राउंड पे, बेकर्स ग्राउंड जो ढाल पे है, मार्टिनपुरवा पहले इसको बोला जाता था। इसमें लखनऊ की 8 मेन टीमें आएंगी जो क्या कहते हैं 21,000 की प्राइस मनी है कैश जो विनर के लिए है और 11,000 है जो रनर अप के लिए। और फलों के राजा आम की बात हो तो बागपत जिले के रटौल का आम सबके जहन में आ जाता है और यहां आम दुनिया भर में अपने स्वाद और मिठास के लिए जाना जाता है। और इस बार बेमौसम बरसात के कारण तापमान में काफी उतार चढ़ाव ये देखने को मिला है। आम की फसल हॉपर कीट की चपेट में आ गई है। यह कीट आम के बौर से लेकर पेड़ की नई पत्तियों को भी उनका रस तक चूस लेता है। कीट चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिससे कि सूटी मोल्ड फंगस का प्रकोप यह बढ़ता है और छोटे छोटे फल नीचे गिर जाते हैं। कीट लगने से 40 से 50% का नुकसान होने और गुणवत्ता प्रभावित यह हो गई है। बागपत जिले के रटौल कस्बे में जो अपने आप में आम की बेल्ट भी कहलाया जाता है। यहाँ पर करीब 2000 एकड़ में आम के बागान हैं। इस बार लगातार बेमौसम बरसात के कारण फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। आज हम किसानों से बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं और ये पूछने के लिए कि इस बार
क्या नुकसान हुआ है, कौन से कीट ने उनको फसल को नुकसान किया है। चलिए पूछते हैं उनका हाल। जो इस बार बेमौसम बरसात हुई है उसमें कौन से कीट ने आपकी फसल को या आम की फसल को बर्बाद किया? इसमें अपर कीड़ा होता है जी, ये ठंड की, ये खरसा में जो ठंड पड़ती है, इस ठंड से ये कीड़ा बन जाता है और इसने इसका मॉल का जूस भी चूस लिया, और जब टहनी का भी जूस चूस लेगा और मॉल का भी चूस लेगा तो फिर उसमें आम कहाँ से बनेगा। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी नुकसान बहुत काफ़ी नुकसान है जी, बहुत मोटा नुकसान है। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। किसानों का वही कहीं ना कहीं कहना है कि इस बार किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक बार दूसरे किसानों से और बात कर लेते हैं कि क्या नाम है आपका? अफजाल अहमद। अफजाल जी, इस बार जो बेमौसम बरसात हुई है इसमें आपकी फसल, आपके आम के बागान में कितनी नुकसान है? ये 1-1.25 लाख रुपए का बाग है मेरा पे। ये इसमें कुछ भी नहीं है, 2-4 मन आम हो सकते हैं, अगर कहीं वो भी बच गई किसी उससे निकल गई, वरना कुछ भी नहीं है, सपाया है बिल्कुल। और एक अपर कीड़ा जो होता है और एक इसके साथ गिडार आती है, उन्हीं दोनों कीड़े की वजह से ये फसल बेकार। इस बार जो लगातार बारिश बेमौसम बरसात के कारण आम की फसल को कितना नुकसान हुआ है आपकी? नुकसान तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी नुकसान है भैया। ये फफूंदी लगी है, बरसात जो हुई है उसकी, उससे एकदम नमूनिया बन गया आम को, आम खराब हो गया बरसात से ज़्यादा था, फिर फफूंदी लग गई। अच्छा, कौन से कीट ने काफ़ी नुकसान हुआ है जी? कौन से कीट से नुकसान हुआ? और नुकसान तो बता दे रहा हूँ मैं, अपर ने ख़त्म कर दिया और इसने फफूंदी ने ख़त्म कर दिया, फिर बरसात हो गई, फिर नमूनिया बन गया आम को, जो आम बारीक था उसको नमूनिया बन गया। अच्छा जी, ये हो गया, अपर आ गया, फिर अपर कीड़ा आ गया। हमने सभी किसानों से बात करी है और सभी किसानों ने एक ही बात कही है कि कहीं ना कहीं बेमौसम बरसात के कारण कीटों ने काफ़ी फसल को नुकसान किया है। अब देखना यह है कि सरकार किसानों के लिए कौन सा कदम उठाती है जिससे इन्हें मुआवजे का प्रबंध हो सके। प्रदीप पांचाल, जनता टीवी, बागपत। और इस समय नई शिक्षा नीति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसको लेकर आज लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में सम्मेलन का आयोजन यह किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री गंगवार ने कहा कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सही मायनों में भावी पीढ़ी को जीवन निर्माण करने की शिक्षा दे रहा है। देखिए, ये प्रतिवर्ष साल के अंत में टीचर्स को धन्यवाद देने के लिए ये कार्यक्रम होता है। इसे कहते हैं टीचर्स धन्यवाद समारोह। और इस अवसर पर हम लोग नई शिक्षा नीति पर भी विचार आज करेंगे। तो नई शिक्षा नीति में खास तौर से वसुधैव कुटुंबकम पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि वसुधा एक कुटुंब है, तो बच्चों को और जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र में शहीद हुए चमोली के रहने वाले लांस नायक रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के रहने वाले शहीद प्रमोद नेगी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोनों शहीदों का पार्थिव शरीर देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर यह लाया गया था। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों को यह देश हमेशा याद रखेगा। हम सब लोगों के लिए आज 2 पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और इसके साथ साथ